स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। हम आपको अपने एपिसोड्स में कई दफ़ा अलग अलग देश और दुनिया की कहानियां सुनाते हैं। इन्वेस्टिगेटिव केसेस जो होते हैं, जो सेंसिटिव केसेस हैं, उनके ऊपर भी बताते हैं, उनकी कहानियां बताते हैं। लेकिन आज का ये जो एपिसोड है थोड़ा अलग होने वाला है। यहाँ पर आपको एक कहानी ऐसी सुनाई जाने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी आप लोगों को। और साथ ही साथ अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेगी कि एक CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट जो कि बस्तर के जंगलों में माओइस्ट से लगातार लड़ते हुए, नक्सलियों से लगातार लड़ते हुए अलग अलग ऑपरेशंस का हिस्सा रहे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने इन ऑपरेशंस में जाते हुए, माओइस्ट से बस्तर के जंगलों में लड़ते हुए UPSC का एग्ज़ाम बहुत ही शानदार रैंक के साथ में निकाला। तो ये आज आपको कहानी बताने वाले हैं राजू वाघ की, ऑफिसर राजू वाघ, जिन्होंने UPSC का CSE का एग्ज़ाम निकाला, और वो भी जब वो असिस्टेंट कमांडेंट थे CRPF के। तो आज ये जो कहानी है, आप इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा, शेयर कीजिएगा। पूरा इसलिए सुनिएगा जिससे आप मोटिवेट हो पाएँ, इंस्पायर हो पाएँ कि अगर वो ऐसी सिचुएशंस में रहकर UPSC CSE का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। और बाकी जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, जो कहानियाँ रोज़ सुनते हैं, तो वो भी सुनें, क्योंकि चैलेंजेस को किस तरह से फेस करके अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए कैसे आप अपने एक गोल को अचीव करते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप इस कहानी से जान सकते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, कनेक्ट करिए, वहाँ पे हम लोग बातचीत करते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज़ होती हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता है। वहाँ पे आइए, बातचीत करेंगे, फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस एपिसोड की। तो साल 1992 13 नवंबर का दिन था, जब महाराष्ट्र में नासिक के डिंडोरी तालुका के एक छोटे से गाँव अंबेगन में एक प्राइमरी स्कूल टीचर के घर उनके बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया राजू वाघ। ये परिवार बहुत ही सिंपल था। राजू की जो माताजी थी वो एक हाउसवाइफ थी, पिता जो थे वो एक पास ही के ट्राइबल विलेज में एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। राजू का बचपन गांव में ही बीता, और उस वक्त उनका बचपन का जो सपना था, हर बच्चे का जैसे एक सपना होता है, उनका सपना था कि एक दिन वो एक ट्रक ड्राइवर बनेंगे। अब ये बात आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन उस समय पर गाँव के हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा काम माना जाता था वहाँ पर, उस स्पेसिफिक एरिया में। शुरुआती पढ़ाई उनकी 1st क्लास से 4th क्लास तक की हुई गांव के ही एक ज़िला परिषद के स्कूल में। उसके बाद उन्होंने तहसील के एक स्कूल को ज्वाइन किया, वहाँ पे आगे की कक्षाएं पढ़ी। लेकिन यहाँ उनकी लाइफ में एक अब बड़ा बदलाव आने वाला था, एक बड़ा चेंज आने वाला था। ये करीबन 2008 की बात है। हुआ क्या कि उन्होंने नासिक के जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई में क्योंकि शार्प थे बचपन से ही। अब एक बेहतर एजुकेशन एनवायरनमेंट उन्हें मिलने वाला था। नवोदय विद्यालय उनके लिए एक नई दुनिया की तरह था। यहाँ उनकी मुलाकात डिस्ट्रिक्ट के जो टॉपर्स थे नासिक के, उनसे भी हुई, बाकी पुराने और लोगों से हुई जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। नवोदय स्कूल के विद्यालय के जो बेहतर टीचर्स हैं उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद दोस्तों, संगत का असर तो पड़ता ही है, ये सब आप जानते हैं। ये असर राजू वाघ पर भी पड़ा। एक समय बचपन में ट्रक ड्राइवर बनने का सपना देखने वाले राजू वाघ, समय के साथ बदलते हुए उनका जो सपना था वो IIT में एडमिशन लेने का हो गया था। नवोदय में पढ़ाई के दौरान राजू वाघ ने क्लास 11th और 12th के बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। 12th में उनके 79.6% आए, उन्होंने स्कोर किया। और साल था 2010, जब उन्होंने IIT JEE और AIEEE के जो एंट्रेंस एग्जाम्स थे इंजीनियरिंग के लिए, IIT और NIT कॉलेजेस के लिए, इन्हें फिल करना शुरू कर दिया। इन एग्ज़ाम्स को देने के बाद जब रिजल्ट आया AIEEE का, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें VNIT मिला, NIT नागपुर जो है। तो अब VNIT नागपुर में एडमिशन लिया राजू वाघ ने BTech में, BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जब यहाँ कॉलेज में पहुँचे तो अब पूरे भारत से जो आए हुए अलग अलग स्टूडेंट्स थे, इंजीनियर्स बनने के लिए जो स्टूडेंट यहाँ पे आए थे, उनसे मुलाकात होना शुरू हुई। पहले आप देखिए, नवोदय में जब गए तो अपने जिला परिषद के स्कूल से निकल कर नवोदय पहुँचे, वहाँ पे एक अलग एनवायरनमेंट मिला, एजुकेशन एनवायरनमेंट, और अब वो पहुँच जाते हैं सीधा VNIT। तो ये जो शर्मीले स्वभाव के एक उस समय पर हुआ करते थे, वो उनका स्वभाव पूरा बदलने लगा। ग्रूमिंग हुई। 4 साल करीबन बाद में जब इंजीनियरिंग ख़त्म हुई, साल 2014 आ चुका था। इंजीनियरिंग की डिग्री जब उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ख़त्म हुई है, उस समय पर उनका CGPA था 7.28 CGPA के साथ में। इस डिग्री को पूरी करने के बाद करीबन 22 साल की उम्र थी जब राजू वाघ का कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। और कैंपस प्लेसमेंट जो था वो हुआ कोल इंडिया लिमिटेड में। कोल इंडिया लिमिटेड में एज अ असिस्टेंट मैनेजर उनको ये जॉब मिली। काफ़ी अच्छी जॉब थी, घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे, राजू वाघ भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने इस जॉब को ज्वाइन किया। करीबन 4 साल तक यहाँ पे उन्होंने CIL में काम किया है, टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर एज अ असिस्टेंट मैनेजर। लेकिन करीबन 4 साल काम करने के बाद राजू वाघ को यहाँ पे लगा कि अब ये जॉब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस है। दरअसल वो ये जॉब छोड़ना भी चाह रहे थे। इस बीच में कुछ और भी हुआ था। हुआ ये था कि इस दौरान उनके डिस्ट्रिक्ट के एक यंग डॉक्टर ने
यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बन चुके थे। यही वो पॉइंट हुआ राजू वाघ की लाइफ में जब उन्होंने कहा कि हाँ, सिविल सर्विसेज जो हैं वो मेरे लिए बनी है और मैं उनके लिए बनाऊँ। अब यही सफ़र है जो मुझे आगे तय करना है, क्योंकि इसी से मैं खुद को भी और देश को भी आगे ले जा सकता हूँ। यूपीएससी का सफ़र अब राजू वाघ का शुरू हुआ। साल 2018 था ये। 2018 में राजू वाघ ने इसी साल पहली बार यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म था वो फिल किया, एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू तक भी पहुँचे बताया जाता है, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, जगह नहीं बना पाए। उन्होंने इस साल 2018 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, वहाँ तक भी पहुँचे, लेकिन वहाँ भी सफलता नहीं मिली थी। अब यूपीएससी के जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें वो आ चुके थे, पूरी तरह से एग्ज़ाम देने लगे थे, हर साल एग्ज़ाम दिया करते थे। इस दौरान उन्होंने एक और एग्ज़ाम 2018-19 के बीच में ही भरा था, वो था यूपीएससी के ज़रिए सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का जो एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट कमांडेंट बनाए जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो था उन्होंने ये भी भरा था और इस एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो अब उनकी लाइफ में आने वाला था। साल 2020 सितंबर का महीना, राजू वाघ को सीआरपीएफ के एज असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन दी जाती है और इस पोजीशन पे उन्हें पहली पोस्टिंग पे अपनी भेजा जाता है छत्तीसगढ़ के बस्तर में। बस्तर में जो पहली पोस्टिंग थी, पहली बार उन्होंने देखा कि नक्सल और नक्सल प्रभावी इलाके होते कैसे, नक्सल प्रभावित गाँव कैसे होते हैं, इन सभी को उन्होंने देखा। उनकी टीम में करीबन 150 जवान थे। हाईली सेंसिटिव एरियाज़ में उन्होंने अपने कैंप्स को बनाए। यहाँ उन्होंने ये भी देखा कि आदिवासी लोग जो हैं वो कितने डिस्कनेक्टेड हैं मेन स्ट्रीम भारत से। कई आदिवासी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। राजू वाघ ने इसके बाद, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट थे सीआरपीएफ के, वहाँ पे तैनात थे बस्तर में, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इन ट्राइबल्स की मदद करना शुरू किया। उन्हें कपड़े दिए, उन्हें कैंप्स में बुलाकर अपने साथ खाना खिलाया, इस तरह की चीज़ें वो लगातार करते थे। और ये सब वो जब लगातार कर रहे थे तो आदिवासियों को विश्वास जो था उनका वो जीतना भी शुरू कर चुके थे राजू वाघ। इन नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग के कुछ इंसिडेंट ऐसे बताए जाते हैं जब ऐसा भी समय आया था जब उन्होंने ऐसे इलाकों में उनका जाना हुआ जहाँ पर 75 साल बाद पहली बार तिरंगे को फहराया गया। इतने बैकवर्ड और इतने इंटीरियर में इलाके थे। ट्राइबल लोग शुरू में सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म को देखकर डरते थे। वो सोचते थे कि वर्दी वाले हैं, मारेंगे, टॉर्चर करेंगे, इस तरह की कुछ बात हो सकती है। ये एक भ्रम है जो कि कई सारे ऐसे जो बस्तर साइड में और आदिवासी साइड में इलाके जो होते हैं, वहाँ पे जो गांव के लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनके मन में ऐसा डर रहता है। लेकिन 2 साल लगातार प्रयासों के बाद में राजू वाघ का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहा। 2021 से 23 तक राजू और उनकी टीम ने इन सारे आदिवासियों का विश्वास जो था वो यहाँ पे जीत लिया था। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया था। इस बीच में कुछ और भी हुआ जो राजू वाघ लगातार अपने जब भी उन्हें टाइम मिलता था तब करते थे। वो थी यूपीएससी की तैयारी। वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हर साल देते आ रहे थे, लेकिन सामने उनकी सर्विस में प्रिपरेशन का जो टाइम था बहुत कम मिल पाता था। इस वजह से कई बार एग्ज़ाम जो है वो निकल भी नहीं पाता था लगातार, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर देते थे। अच्छा, बस्तर में इस समय जब वो काम कर रहे थे उस समय पर राजू वाघ ने ट्राइबल एरियाज़ की असली समस्याओं को समझा और ये बहुत ज़रूरी भी था। अगर आगे जाके वो इस एग्ज़ाम को निकालते हैं तो अगर यहाँ पे पोस्टिंग मिलती है तो कितना कुछ वो कर सकते थे, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे इन समस्याओं को ग्राउंड ज़ीरो से देख चुके थे। एक बार की बात यह है कि एक ऑपरेशन के दौरान एक ब्लास्ट हुआ सडनली। एक जवान जो था, जो राजू का ही साथी था, उनके साथ ही काम करता था, उनकी साथ टीम में था, उनके सामने ही वो वीरगति को प्राप्त हो गया। इस घटना ने राजू वाघ को बुरी तरह हिला तो दिया था, लेकिन उनको मजबूत भी कर दिया था कि अब वो किस तरह से यहाँ की कंडीशन जो है उसको सही करेंगे। लेकिन इस समय उन्हें ये एहसास हो चुका था कि सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो एक सॉल्यूशन है, बिल्कुल है, लेकिन नक्सल क्षेत्र जो हैं या देश के ऐसे जो भी रीजन्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं, उनका परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं है। उनका परमानेंट सॉल्यूशन है उन जगह पर डेवलपमेंट पहुँचाना, उन जगह पर एजुकेशन पहुँचाना और वहाँ पे हेल्थ के प्रॉपर रिसोर्सेज को पहुँचाना। एक दिन बताया जाता है जब राजू वाघ अपने कैंप में बच्चों को पढ़ा रहे थे, वहाँ के एसपी ने उनको देखा। एसपी ने डीएम को बताया, डीएम के पास ये तस्वीर भेजी और उसके बाद डीएम ने तारीफ़ करते हुए उस इलाके में एक स्कूल सैंक्शन किया। ना ही सिर्फ स्कूल सैंक्शन हुआ था, उस दिन इलेक्ट्रिसिटी लाने का जो प्रयास था, जो काम था, उसको भी उस इलाके में जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया गया। ये देखकर ये जब चीज़ राजू वाघ को पता चली तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं डीएम होता तो ये काम और जल्दी कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है किस जगह कहाँ क्या चीज़ करनी है, इस इलाके में ग्राउंड ज़ीरो की स्थिति क्या है। इसी ने उन्हें एक बार फिर से सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का जो उनका पुराना जुनून था, वो लगातार जो देते आते थे एग्ज़ाम, उस जुनून को और बढ़ा दिया। उन्होंने सोचा कि एजुकेशन और हेल्थ ट्राइबल एरियाज़ के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है और आईएएस ऑफिसर बनकर वो ये जो बदलाव है वो ला सकते हैं।
इस दौरान बस्तर के चंदा मेहता गांव में जो माओइस्ट थे उन्होंने एक स्कूल था बच्चों का, उसको तोड़ दिया था, उसको वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया था। स्कूल पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। इस चीज़ को देखते हुए राजू वाघ ने क्या किया कि अपने कैंप को ही उन बच्चों का स्कूल बना दिया, उस बच्चों के पढ़ने की जगह बना दी। जितने भी लोग थे बाकी उनकी टीम के या बाकी और भी सीआरपीएफ के जो कैंप्स थे, वहाँ पे भी जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने भी ये देखा और उससे प्रभावित होकर उन्होंने भी बस्तर के कई अलग अलग कैंप्स में, कई अलग अलग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुद उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये ना सिर्फ उन बच्चों के लिए अच्छा था बल्कि विश्वास भी जीत रहे थे वो इससे आदिवासियों का। खैर, अब ये साल आ चुका था 2023। राजू वाघ अब तक अपने 5 अटेम्प्ट दे चुके थे यूपीएससी के। बीच में एक ऐसा भी समय आया जब उन्हें लगा कि तैयारी जो है वो छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने तैयारी छोड़ भी दी थी क्योंकि इतना समय में ही नहीं मिल पाता था जॉब से, लेकिन फिर भी वो लगातार जब जब उन्हें टाइम मिलता था अपनी सर्विस के बाद, शाम का, रात का, वो लगातार पढ़ते थे। यूपीएससी की जो तैयारी थी, प्रिपरेशन थी, वो करते थे। लेकिन इस बीच में उनकी ज़िंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया जब उन्होंने सोचा कि तैयारी जो है वो छोड़ देनी चाहिए। छोड़ दी थी लगभग। इसी साल 2023 में उनकी शादी होती है। उनकी शादी हुई, उनकी वाइफ जो थी वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी। और ये वो साथ था जो राजू वाघ को मिला। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ दोबारा एक बार प्रिपरेशन करना शुरू किया। सीआरपीएफ की जॉब के साथ में असिस्टेंट कमांडेंट की, अपनी वाइफ के साथ अब एक बार फिर से वो जॉब, अपनी जो तैयारी थी यूपीएससी की, वो करना शुरू कर देते हैं। अगला साल 2024 आया और 2024 में उन्होंने अपना 6th अटैम्प्ट दिया। अब ये अटैम्प्ट आप देखिए कितना बड़ा एक चैलेंज था। क्यों? क्योंकि सीआरपीएफ में काम करते हुए उन्हें जब जब ये एक तो टाइम मिलता था सुबह या फिर शाम में, थोड़े टाइम ही वो पढ़ाई कर पाते थे। प्रीलिम्स उन्होंने जब क्लियर किया, उनका मनोबल बढ़ा 6th अटैम्प्ट में। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसके बाद 1.5 महीने की उन्होंने सीधी छुट्टी ली। सीआरपीएफ से सीनियर्स जो थे उन्होंने उनको छुट्टी दे दी क्योंकि देख रहे थे लगातार के सालों से मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। मेंस के लिए छुट्टी ली 1.5 महीने की। उसके बाद मेंस की तैयारी की। मेंस जब क्लियर हो गया तो राजू वाघ इंटरव्यू तक पहुँचे और इंटरव्यू देने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आने वाला था, इंटरव्यू दिया इधर, उसके लिए उन्होंने वेट नहीं किया, वो सीधे अपनी पोस्टिंग पर आ गए। यहाँ से इंटरव्यू देने के बाद डायरेक्ट अपनी पोस्टिंग पर आए। और पोस्टिंग पर आना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि सिचुएशन यहाँ भी क्रिटिकल बनी हुई थी पूरी। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो था वो शुरू होने वाला था। ये 2024 की बात है दोस्तों। 2024 में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर एक ऑपरेशन होने वाला था जिसमें राजू वाघ को जाना ज़रूरी था और ये सिर्फ उनके जस्ट इंटरव्यू देने के बाद हो रहा था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आप भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू आपकी तैयारी को हमेशा से आसान बनाता हुआ है, मजबूत बनाता हुआ है। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, लेटेस्ट बैचेज हैं, लेटेस्ट क्लासेज हैं, स्टार्ट होने वाली हैं जल्दी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे जाके आप इन क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। और जो आपको ये प्राइस दिख रहा है, इस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस प्राइस पर भी, अगर आप वीजे लाइव कोड यूज़ करते हैं। ये आपका कोड है, इसे यूज़ करिए, अपनी तैयारी को आप यहाँ से मजबूत बनाएंगे और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में और राजू वाघ की कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों, वापस से चलते हैं कहानी में। ऑपरेशन जो था एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन होने वाला था 2024 में। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर की बात बताई जाती है। कारेगुट्टा की पहाड़ियों के पास में एक बहुत बड़ा एंटी माओइस्ट ऑपरेशन चल रहा था जिसमें करीबन 20,000 जवान जो थे सीआरपीएफ के, वो भी शामिल थे। बाकी अलग अलग फोर्सेस के जवानों को बुलाया गया था। राजू वाघ अपने इंटरव्यू के बाद, यूपीएससी का इंटरव्यू देने के बाद सीधा अपनी पोस्टिंग पर पहुंचे और इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। ऑपरेशन में पहुंच जाते हैं। लगातार ऑपरेशन चल रहा था, कई दिन निकल गए। इस ऑपरेशन के बीच में ही उन्हें खबर मिली कि यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। अब आप देखिए कि ये पूरा किस तरह का उनका एक लाइफ का प्रोसेस रहा है। उन्हें खबर मिली यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और अगला फ़ोन जो आया था उसमें बताया गया कि राजू वाघ ने फाइनली इस साल ऑल इंडिया रैंक 871 हासिल की है। ये उनका 6ठा अटैम्प्ट था, वो सिलेक्ट हो चुके थे यूपीएससी में। फाइनली 871 रैंक उन्होंने हासिल की थी। खुशी का मौका था, लेकिन अपना फोकस उन्होंने जो प्रेजेंट उनकी सर्विस थी उस समय पर, कहते हैं ना कि कर्तव्य पहला है, हमेशा कर्तव्य को आगे रखना पड़ता है। उन्होंने अपनी प्रेजेंट सर्विस में अपना पूरा फोकस रखा, उस ऑपरेशन में फोकस रखा। 4 दिन तक जंगल में रहे। 42 डिग्री के टेम्परेचर और गर्मी, लू जो लगातार चल रही थी, उसके बीच ऑपरेशन को जब पूरा कर लिया, उसके बाद जब वापस अपने कैंप पर आए हैं, तब उन्होंने अपनी टीम के और अपने पूरे परिवार के साथ में सेलिब्रेशन किया है। यूपीएससी की ये जो जर्नी थी राजू वाघ की, एक इस तरह की एक रोलर कोस्टर राइड हर कोई कहता है अपनी यूपीएससी की जर्नी को, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इस जर्नी के बारे में कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताइएगा। देखिए, उनके जो यूपीएससी मंत्र हैं जो उन्होंने बाद में अपने बताए भी हैं कई सारी जगह पर,
वो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी और सिंप्लिसिटी। राजू वाघ बताते हैं कि 2 से 3 घंटे भी काफ़ी हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो, और अगर आप हर दिन पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जो कंटेंट है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं वहाँ से, और वो भी यही करते थे ऑनलाइन कंटेंट से जो भी अवेलेबल है। जैसे स्टडी IQ आपको लगातार ऑनलाइन कंटेंट सालों साल से प्रोवाइड करता हुआ आ रहा है, UPSC का, CSE का, आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये पूरा है जो आपकी तैयारी को आसान बनाता है, मजबूत बनाता है। राजू वाघ ने खुद ये कहा कि वो शॉर्ट नोट्स बनाते थे ऑनलाइन कंटेंट को देख के। मेन से पहले 2 महीने पहले जो उन्होंने छुट्टी ली थी 1.5 महीने की, उसमें रिवीजन में भी ये सारी चीज़ें उनके बहुत ज़्यादा काम आई थी। इसके अलावा उनसे एक बार पूछा गया था इंटरव्यू में कि अगर आपको पोस्टिंग अब बस्तर में अगर मिल जाती है, वहाँ पे अगर आपको DM बना दिया जाता है तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि अगर बस्तर में या किसी ट्राइबल एरिया में उन्हें पोस्टिंग मिली तो उनका पहला फोकस होगा हेल्थ। हेल्थ क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन से देखिए अगला जो जनरेशन है वो सुधर जाता है किसी भी एक फैमिली का, और हेल्थ जो है वो करंट जनरेशन जो होती है उसको बचा सकती है। ये एक बहुत ही अच्छी लाइन थी जो उनकी, बहुत शानदार लाइन उन्होंने कही कि एजुकेशन अगली जनरेशन को सुधारती है और हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है वो करंट जनरेशन को संवार देता है, उसको बचा सकता है। उन्होंने देखा कि बस्तर में लोग जो हैं वो डायरिया और डिलीवरी के समय पर जो पेन होता है उससे उनकी जान तक चली जाती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब प्रायोरिटी पर रखने चाहिए। वहाँ पे कोई भी अगर ऑफिसर हो, ड्यूटी पर हो वहाँ पे तैनात, तो इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। खासकर नक्सल की जो समस्या है वो मूल कारण जो है उसके, वो उन्होंने बताया कि ये मेन स्ट्रीम जो भारत है उससे जो डिस्कनेक्ट है इन जगहों का, ट्राइबल लोग जो हैं उनको ये लगता है कि वो देश का हिस्सा ही नहीं है। उनके कल्चर को समझकर अगर उनकी भाषा में, उनकी शिक्षा में उस चीज़ को डालकर भारत के कल्चर को अगर हम उन्हें सिखाएं, तब वो हो सकता है कि इस पूरी समस्या से निकल पाएँ, वहाँ से प्रॉपरली हम लोगों को उस तरह से अपना पाएँ और हम उन्हें कम से कम एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। तो ये सारी चीज़ें लगातार होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऑफिसर्स को ट्राइबल कल्चर की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए ताकि उनको पता रहे कि आखिर इन लोगों के अंदर इनके जो कल्चर है उससे क्या उनके जुड़ाव है, क्या उनका लगाव है, उनका रिलेशन क्या है। तो ये अगर जो ऑफिसर वहाँ पे तैनात होते हैं उनको अगर ये ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो और बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। तो खैर ये जो कहानी है राजू वाघ की, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है कि अगर वो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे वो बस्तर के घने जंगलों के बीच में थे, ऑपरेशंस में थे, खतरनाक, सीवियर, सेंसिटिव एरियाज़ में, तब भी अगर वो UPSC CSE को क्रैक कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आप जो अपने घर में हैं, अगर स्टडी IQ जैसे प्लेटफॉर्म के साथ या बाकी किसी भी आप अपने तरीके से करना चाहते हैं तैयारी, अगर आप उस पर करते हैं तो क्यों आप नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, एक दृढ़ निश्चय चाहिए और अपने गोल के प्रति आपको फोकस रहना है, तो जीत आपकी सुनिश्चित है। आपकी जीत बिल्कुल होनी है, ज़रूर होनी है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।